नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की कई सारी टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है और आज एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत की सभी सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम में सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। हम भारत के मूल अधिकारों को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो तक को लास्ट तक देखते रहना, सब चीज़ तुम्हें याद हो जाएंगी। इस मूल अधिकार के 2 वीडियो आएंगी। भारत के मूल अधिकार 6 हैं, 3 इसमें कवर करेंगे, 3 अगली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, समझते हैं इनको क्या होते हैं, ध्यान से सुनते जाना। मूल अधिकार जिन्हें सरकार हमसे छीन नहीं सकती। किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उन्हें सरकार या कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, जैसे आपातकाल के समय या किसी और परिस्थिति के कारण कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में क्या होगा, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको सरकार हमसे क्या नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। ये बात याद रखना, ये मूल अधिकार हैं। ठीक है, कानूनी अधिकारों को सरकार छीन सकती है। ठीक है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था तुम्हें, जहां हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे कि भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सब चीज़ें याद कराई हैं मैंने। चलो, तो भारतीय, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इस बात को समझते हैं। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के संविधान से ली गई एक अवधारणा है। ब्रिटेन के संविधान से ली गई अवधारणा है। मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, है ना, कुछ अधिकार दिए थे जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, तो मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो मूल अधिकार प्रारंभ में कितने थे, 7, और आज कितने हैं, 6, क्योंकि एक संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसको हमने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है, तो संपत्ति के अधिकारों को। कैसा बना दिया, कानूनी अधिकार। ये क्वेश्चन याद रखना तुम्हें। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, पहले कितने थे, 7 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार कितने हैं हमारे, 6। तो 6 के 6 को डिस्कस करते हैं। पहला मूल अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। 14 से 18 के बीच कितना है, समता का या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पर क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। पाँचवें नंबर पर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत यही आते हैं, 29 और 30। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये याद रखना है, ठीक है। चलो ये सब डायरेक्टली मैंने तुम्हें बताया, अभी इनके बारे में बताऊंगा, डिस्कस अंदर करेंगे एक एक अनुच्छेद के बारे में। पहले ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 किसके बीच है? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे नंबर पर क्रम से भी लगाना आ जाता है, समानता का, पहले स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध, धर्म का, संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ट्रिक कैसे है इंग्लिश में याद रखना तुम्हें? EF ER ER तो ई के बाद एफ आए, फिर 2 बार ER ऐसे बना के याद रखना, EF ER। तो ये मूल अधिकारों का क्या क्रम है ना। तो ई का मतलब समानता, समानता यानी इक्वलिटी। सबसे पहले क्या है? समानता, इक्वलिटी। फिर क्या है? फ्रीडम। ई के बाद एफ आया ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। फिर है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध, ई एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद रिलीजन, धर्म, रिलीजन होता है धर्म, ER। फिर उसके बाद ई एजुकेशन, एजुकेशन संस्कृति यानी शिक्षा, शिक्षा से ले लिया मैंने एजुकेशन, ट्री बनानी थी ना तो एजुकेशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिया, तो ये बोलते हैं संवैधानिक उपचार, रेमेडी उपचार को बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? EF ER ई से इक्वलिटी याद रखना तुम्हें, समानता है, फिर स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, फिर ER ई से मतलब है एक्सप्लेनेशन, रीजन, एजुकेशनल और रेमेडी उपचारों का अधिकार। या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो एक बार, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धर्म का, संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद भी याद रखना, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, ये सब मूल अधिकार हैं हमारे 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 अभी हम पढ़ के आए हैं, यानी इक्वलिटी। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। क्या कहा गया है इसमें? विधि के समक्ष समानता। संविधान में विधि का मतलब कानून होता है, विधि का मतलब क्या है संविधान में? कानून, यानी कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य की सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया गया है तथा उन पर एक समान लागू होगा। तो मतलब कानून के सामने ना कोई अमीर ना कोई गरीब, छोटा बड़ा कुछ नहीं है भैया, जो है कानून सबके लिए समान है, ठीक है। यानी ये तस्वीर तुम्हें दिख रही होगी, ये कानून के वहाँ लगी रहे, इसका मतलब होता है कि कानून के आँखों पर क्या बांध दी? पट्टी। वो किसी को नहीं देखता, कोई अमीर है, गरीब है, छोटा बड़ा, वो क्या है? सबके लिए समान है। तुम यह समझना कि कानून अंधा है ना। तो कानून, इसका मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए समान है, किसी भेदभाव से, बिना भेदभाव के देखता है। तो फिर अनुच्छेद 14 क्या है? समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। तो इनके आधार पर भेदभाव निषेध है, ठीक है। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म आदि के आधार पर नागरिकों को प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये सब बातें याद रखनी, तो समझ पाए। तो भैया क्या है कि नागरिक भेदभाव नहीं होगा, सभी किस कैसे मतलब धर्म के आधार पर। किसी को तुम धर्म के आधार पे ये नहीं कह सकते तेरा धर्म छोटा है मेरा धर्म बड़ा है, ठीक है। या जाति से नहीं कह सकते कि जाति के भेदभाव नहीं हो सकता कि तुम कुछ दूसरी जाति के हम दूसरी जाति के, ये संविधान में नहीं होगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही नस्ल के जात पे नहीं कर सकते भेदभाव कि तुम क्या हो, तुम गोरे काले ऐसा, या कोई महिला पुरुष, तो ये सब नहीं है हमारी इसमें संविधान में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजनों के विषय पर अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी मामलों में, सरकारी नौकरियों में
लोक नियोजन संबंधी विषयों पर नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब भैया कि नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। क्लियर, समान अवसर मिलेगा। तो तीनों याद हो गए होंगे तुम्हें। पहला, समविधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और 16 नौकरियों में भी सबको समान मिलेगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। आरक्षण, आरक्षण इसका अपवाद है। तुम सोच रहे हो कि नौकरियों में भेदभाव नहीं है, फिर भी आरक्षण से भेदभाव कर दिया जाए, ठीक है। तो आरक्षण क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किया जा सकता है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये है कि समाज के उस छोटे तबके को जो पीछे रह गया है आगे बढ़ाना है। पीछे रह गया उस तबके को क्या है, आगे बढ़ाना। किसी को पीछे हटाना नहीं है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना आरक्षण से। क्या है कि जो पीछे रह गया उसको आगे पहुंचाना है। यह है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। चलो और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं। मान लिया ये एक समाज का तकबा है जो आगे निकल गया। इस समाज के तकबे के साथ में पैसे भी हैं, नौकरियां भी हैं, ये तबका बहुत आगे है। और एक तबका ये है, इस लोग हैं ये इसमें काफ़ी नीचे हैं, ठीक है। तो आरक्षण कहता है कि इस तबके, इनको पीछे नहीं हटाना, ये तो जहाँ है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको आरक्षण से इनके समान ले आना। तो ये कहता है आरक्षण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एक पॉजिटिव थिंक चलनी है कि जो लोग समाज में पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाया जाए, आरक्षण से। ये मतलब है आरक्षण का, किसी को पीछे हटाना या हनन नहीं है, जो संविधान निर्माताओं ने किया था उसको सोचकर, ठीक है। चलो समझ पाए होंगे तुम। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 17, समानता का अधिकार में अनुच्छेद 17 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत। कौन सा है, अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आप किसी भी धर्म जाति रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सरकार, संविधान क्या कहती है कि भैया किसी को, अब संविधान में अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत है। अगर तुम ऐसे कहते हो किसी को, तो ये रंग धर्म जाति के आधार पर छुआछूत तो का भेदभाव नहीं किया जा सकता, तुम्हारे खिलाफ क्या होगी, FIR होगी। समझ पाए। तो अस्पृश्यता का क्या है, अंत है, ठीक है। हाँ, कुछ कंडीशनों में कहती है सरकार अस्पृश्यता, जैसे कोरोना का केस है भैया, तो इसमें जब कोरोना किसी के है तो तुम उससे क्या रहोगे, दूर रहोगे, अस्पृश्यता करनी पड़ेगी तुम्हें, इसमें तो सरकार ही कहती है, ठीक है। लेकिन और किसी धर्म जाति कारण बीमारी के वेटिज से कह सकते हो तो कि सरकार ने कहा है कि अस्पृश्यता दूर रहना है एक दूसरे से, ठीक है। चलो समझ पाए होंगे तुम कि इनमें नहीं कर सकते अस्पृश्यता का भेदभाव, ठीक है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई उपाधि नहीं लगा सकता। तो अनुच्छेद 18 से क्या कर दिया, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो समझते हैं कैसे उपाधियों का अंत, उदाहरण से समझते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व उपाधियां थी, जैसे महाराजा कहा जाता किसी को, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, ठीक है। इस तरह की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया संविधान में। जब संविधान बना संविधान निर्माताओं ने कि भैया अब कोई किसी को उपाधि नहीं दे सकता, सब समान है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि नहीं दे सकता, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा अपवाद है, वो मैं क्लियर करता हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे तुम्हारा नाम राम, भारत रत्न राम, ठीक है। तो ऐसा इन्हें ले सकते हैं, लेकिन इनका यूज नहीं कर सकते। अपवाद में देखते हैं क्या है। एजुकेशनल एंड आर्मी, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में उपाधि तुम लगा सकते हो। जैसे तुम कोई पढ़ के बड़ा बन जाए प्रोफेसर, तो प्रोफेसर प्यारेलाल, यहाँ उपाधि है तुम्हारी प्रोफेसर की, यहाँ लगा सकते हो। कोई डॉक्टर बन जाए पढ़ के, तो डॉक्टर हाथी, है ना, मान लिया हाथी किसी का नाम, तो डॉक्टर हाथी। जैसे ब्रिगेडियर भानु प्रताप,
है ना, आर्मी में है, कोई ब्रिगेडियर बन गया तो ब्रिगेडियर भानु प्रताप, तो आर्मी में और शिक्षा इनके लिए तुम लगा सकते हो। वैसे संविधान में क्या है, अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत। तो 1 से 14 से 18 तक के हमने पढ़ लिए, ये थे समानता का। एक बार और रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का, कानून के समक्ष सब समान है, ठीक है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई अलग नहीं है। 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, आरक्षण होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। और सब बंद कर दी गई हैं। कुछ उपाधियां हैं जो शिक्षा और क्षेत्र में दी जाती हैं। तो समझ पाए होंगे तुम ये सब चीज़ें। चलो देखते हैं। 14 विधि के सबक समानता। 15 धर्म नस्ल जाति के लिंग पर आधार पर कोई अलग नहीं होगा। 17 लोक नियोजन पर अवसर। 17 स्पृश्यता का अंत। 16 लोक नियोजन पर समानता। 17 स्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा चाहो तुम वैसा याद कर सकते हो, है ना। तुम ये अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकार एक था, समानता का अधिकार। सारी समानता के अधिकारों को डिस्कस किया गया, तुम अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो विधान जो हमारे संविधान निर्माता हो ना, उन्होंने एक एक चीज़ को क्रम से लगाया। देखो पहले समानता चाहिए तो क्या है, विधि कानून के समक्ष समानता पहले पता था। कानून ही सबको एक समान देखेगा तभी तो आगे लोग समझेंगे। तो पहले कानून के आगे ही समानता, फिर नस्ल जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यहाँ भी ज़्यादा भेदभाव था। फिर कहा सरकारी नौकरियों में भी समान अवसर मिलेंगे, अस्पृश्यता का अंत भी होगा और उपाधियों का अंत भी हो जाएगा। अगर किसी को उपाधि देती तो फिर वो समान कहाँ रहेगा, ऊपर निकल गया। तो ये सब अंत कर दिया गया था। ये हमारा अनुच्छेद 18 से। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पे हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 2 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक चलेंगे यहाँ से। तो अनुच्छेद 19 कहता है के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। तो पहले हमारे पास 7 स्वतंत्रताएं थी और आज कितनी है, 6 है ना। सारी को देखेंगे, पहले एक एक करके बता देता हूँ। जैसे 19 में क्या है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कौन कौन सी है, बोलने की स्वतंत्रता। हमारे पास कौन सी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। बोलना मतलब कि तुम अपने अधिकारों के लिए बोल सकते हो कहीं भी, ठीक है। पर ये नहीं कि अनाप शनाप बोलते फिरो, कहीं भी जाके कुछ भी कह लो। वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, है ना। कानून के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये बात याद रखना। बोलने की स्वतंत्रता है, बोल सकते हो तुम, ठीक है, कहीं भी। दूसरा सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो सभा कर सकते हो तुम अपने, पर ऐसे नहीं कि भारत सरकार के खिलाफ गैंग बना के गैंग वार करने लगो, ऐसी सभा नहीं। बस अपने काम की सभा कर सकते हो। संगठन बनाने की, ठीक है, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। तुम देश में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, वो सब स्वतंत्रता है तुम्हारे लिए, ठीक है। जहाँ सरकार कह रही है ऐसा मतलब घूम सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ युद्ध चल गया भारत पाकिस्तान का, ठीक है, और बॉर्डर पे लड़ाई चल रही, तुम कह रहे मैं तो बॉर्डर पे ही जाऊँगा घूमन, मैं तो स्वतंत्र हूँ। ऐसे में स्वतंत्रता खत्म हो जावे, स्वतंत्र नहीं रहेगा। वहाँ तो क्या है, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा, तुम्हें उठा के लेके पाकिस्तान वाले या कोई चीन वाले, तो फिर वहाँ कैसे स्वतंत्र रहोगे। ऐसी स्वतंत्रता नहीं। हाँ, जहाँ लो परमिशन है वहाँ पे तुम घूम सकते हो, ठीक है। यानी भारत सरकार के दिए हुए अनुदेशों के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने की तुम्हें स्वतंत्रता है, कहीं भी रह सकते हो तुम सभी किसी भी क्षेत्र में। लेकिन किसके, जहाँ तक भारत सरकार की, ये नहीं कि ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है तुम कहो यहाँ मैं घर बनाऊँगा, यहाँ आर्मी बैठी, लड़ाई वड़ाई का झगड़ा चल रहा है, तुम यहाँ घर बना लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वैसे कहीं भी निवास करने की स्वतंत्र। संपत्ति का अधिकार, पहले देखो ये संपत्ति का अधिकार था तुम्हें स्वतंत्रता वाले में, ये कैंसिल कर दिया गया है 19F से, ठीक है। और 19G व्यापार करने की स्वतंत्र, तुम कहीं भी जाके अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ये हमें स्वतंत्र है। तो कई सारी स्वतंत्रता दी गई हैं हमें। बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की, संगठन करने की, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रताएं हैं। तो याद कैसे करेंगे ये देखो इसमें, तो ये सब ऐसे आता है ऑप्शन में। हमें बताओ कौन से अधिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया हमने, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया मूल अधिकार से, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना TF पढ़ा होगा तुमने, ट्रू फॉल्स,
टी का मतलब राइट होता है और फॉल्स पे हम कट कर देते हैं। तो 19F को मैंने कट कर दिया, ये याद रखना। तो पेपर में तुम्हें ऐसे याद आएगा, F को हमें क्या करना, फॉल्स से कट होएगा। संपत्ति का अधिकार हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया 19F से। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, ये मूल अधिकार है ना। तो अब वो हमें कैंसिल करना पड़ा यहाँ से। चलो समझाऊंगा उसको भी क्यों करना पड़ा था। तो ये सब स्वतंत्रताएं हैं हमें बोलने बोलने की, सभा करने की, तो ये सब याद रखना 19 से 22 के अंतर्गत। और 19 में कितनी स्वतंत्रता थी, 6 थी। अब कितनी रहेगी, 7 थी, सॉरी, अब 6 रहेगी। और ऐसे ही हमारे मूल अधिकार कितने थे, 7 थे, अब कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में देखें अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20, दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार एक पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 19, 7 थी, अब 20 पढ़ते हैं। दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। नंबर 1, एक अपराध की एक सजा। ठीक है, एक अपराध की कितनी है, अगर तुमने कोई अपराध कर दिया है तो तुम्हें उसकी एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराध की तुम्हें कितनी सारी सज़ा मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अपराध करते समय जो कानून बनाए उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ठीक है, दूसरे हमें स्वतंत्रता क्या है कि भैया दो सिद्ध के संबंध में अपराध करते समय जो, मान लिया आज तुमने, आज से 5 साल पहले आज अपराध किया कोई, और उसकी सज़ा है तुम्हारी 2 माह की कैद। ठीक है, लेकिन केस चलते चलते 5 साल निकल गए। 5 साल बाद नया कानून बन गया, इसी अपराध की सज़ा होगी 10 साल की सज़ा। कितनी होगी, 10 साल की सज़ा। तो जब का तुमने अपराध किया है ना, तो तब की सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि आज की सज़ा मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। क्लियर। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या है, एक अपराध की एक सज़ा, और दूसरे में है अपराध करते समय जो कानून बनाया उसी के तहत सज़ा मिलेगी। तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तुम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तीनों कैसे हैं समझ आए होंगे तुम्हें। ये हमारे दो सिद्ध के संरक्षण में कुछ है कि एक सज़ा एक अपराधी मिलेगी, एक अपराध की एक सज़ा, अपराध करते समय की सज़ा मिलेगी, और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 इम्पोर्टेंट है, प्राण व देह की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानूनी समीक्षा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ठीक है, तो इसके अंदर प्राण व देह की स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण व देह की स्वतंत्रता से। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। तो प्राण व देह की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। तो एक और 21 में ये बहुत पूछा जाता है। 21A क्या है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य का प्रावधान जोड़ दिया गया है। तो ये जो कौन से में जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 21 के है। और ये 21 क्या है, प्राण व देह की स्वतंत्रता, याद रखना इसको बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अपराध के बाद दंडात्मक निरोध, अपराध के पहले विनारक निरोध। तो समझते हैं ये क्या है। तो दंडात्मक निरोध अपराध के बाद, यानी हिरासत में, अनुच्छेद 22 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिरासत में लेने के कारण, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अगर तुम्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है तो तुम्हें ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 22 से कि तुम पूछोगे कि बताओ भैया कि क्या कारण है तुमने मुझे पकड़ा। ठीक है, तो हिरासत में लेने का कारण पूछा जा सकता है, तुम क्यों पकड़े गए हो। ठीक है, लेकिन कुछ ही विषयों पे, कुछ विशेष अवसरों पे जब क्राइम ज़्यादा बड़ा हो तो फिर नहीं पूछा जा सकता, फिर तो तुम्हें पुलिस उठाएगी। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष
पेश करना पड़ेगा। यानी पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया, अनुच्छेद 22 संविधान में लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें 24 घंटे से ज़्यादा थाने या चौकी में नहीं रख सकती। कहाँ पेश करना है? दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ता है। ठीक है, ये अपराध के बाद है। तीसरा, आपको अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आपको अपने किससे? वकील से सलाह लेने का अधिकार है, मन चाहे। ये भी नहीं कि तुम्हें ये नहीं, वकील से भी नहीं मिलने दिया जाएगा, वकील से मिलने का अधिकार है। ये भी है अपराध के बाद दंडात्मक निरोध। लेकिन अपराध से पहले निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है ना, और वारंट भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस वाले में। इस वाले में क्या नहीं है? वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो याद रखना, ये भी एक कानून है अपराध अनुच्छेद 22 से। दूसरा, निवारक निरोध। जैसे जम्मू कश्मीर में देखा होगा तुमने, जब 370 हटनी थी तो उससे पहले ही वहाँ के सारे जितने थे बड़े लीडर को क्या कर दिया? उठा लिया, है ना, और वारंट भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, 3 महीने तक जेल में रखा उनको। तो वो कौन सा कानून था? निवारक निरोध। क्योंकि अगर वहाँ 370 हटने पर वे क्या करते? भड़काऊ भाषण, यानी अपराध करते नहीं तो अपराध करा देते, है ना। तो किसी व्यक्ति को अपराध कराने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, ये भी क्या है? निवारक निरोध। तो याद रखना ये सब चाहते। तो अपराध के बाद दंडात्मक निरोध और अपराध के पहले निवारक निरोध, यानी अपराध से पहले ही किसी को गिरफ्तार कर लेना, ये भी अनुच्छेद 22 है। तो अनुच्छेद 22 समझ पाए होंगे तुम। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से पार्ट 3 चल गया। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, 2 चलेंगे, 23 और 24। तो पहला समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, और तीसरा हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। इसके अंतर किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। यानी हमारे संविधान में ये लिखा है कि भैया सब कुछ बिकेगा भारत में, पशु वगैरह सब का व्यापार होगा, किसी का नहीं हो सकता। तो व्यक्तियों का व्यापार नहीं होगा। व्यक्तियों का व्यापार क्या है? गलत है, ठीक है। तो व्यक्तियों का व्यापार, मानव का व्यापार नहीं हो सकता। उसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराया जा सकती है, व्यापार नहीं कराई जा सकती, ठीक है। न तो बिक्री की जा सकती मानव की, और ना ही ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जा सकती। इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध होगा। तो समझ पाए। तो मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध कौन लगाता है? अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण नहीं कर सकते तुम, मानव का व्यापार भी नहीं कर सकते भारत के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाना, उद्योग या अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें 3 पढ़ा दिए हैं। अनुच्छेद 24 तक इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी सारी बातें तुम्हें बताई। तुम्हें ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 क्या है, ठीक है। अनुच्छेद याद तो क्या करने हैं, 1-2 बार वीडियो को पूरा देखना, लगभग 2 बार में तुम्हें ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।